हेलो दोस्तों, आरो यारो के इस निःशुल्क प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आपको पता ही है कि आरो यारो के इस निःशुल्क प्रोग्राम में 3 क्लासें उत्तर प्रदेश विशेष की ऑलरेडी हो चुकी हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने तीनों क्लासेस को बहुत अच्छी तरीके से देख लिया होगा। और आज उत्तर प्रदेश विशेष की चौथी क्लास है। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों की तैयारी को और भी आसान बनाने के लिए एक जानकारी मैं आपको देता हूं। एक किताब मेरे द्वारा लिखी गई है सारणीबद्ध जीएस के नाम से। ठीक है, किस नाम से? सारणीबद्ध जीएस के नाम से। इस किताब में सामान्य अध्ययन के सभी विषयों को सारणी यानी कि टेबल के फॉर्म में दिया गया है और उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समाहित किया गया है इस किताब में, जो कि आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, आरो यारो नहीं, बाद बाकी जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो पैट हो या फिर वीडियो हो, कोई भी परीक्षा हो, उन सब में यह किताब रामबाण साबित होगी। और मैं आपको एक बार किताब, आप फोटो तो देख ही रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये किताब है। ठीक है, सारणीबद्ध जीएस कुछ इस तरीके से आती है और ये मेरे द्वारा लिखी गई है। आपको मैं अंदर भी थोड़ा सा खोल के दिखाऊं तो यहाँ पर ये 300 पेजों की लगभग किताब है। इसमें जीएस के सारे सब्जेक्ट हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि सभी चीज़ों को टेबल के फॉर्म में दिया गया है। देखिए इस तरीके से, और सभी इसमें जीएस के विषय शामिल हैं: इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, कृषि और उत्तर प्रदेश विशेष। और कहीं भी कुछ आपको पैराग्राफ नहीं मिलेगा, पूरी बुक में आपको टेबल ही देखने को मिलेंगी। ये देखिए। ठीक है, तो ये किताब आप ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं उसकी जानकारी मैं आपको थोड़ा सा दे दूं। तो ये प्रयागराज में बंस बुक डिपो पर स्थित है, बंस बुक शॉप, जो कि यूनिवर्सिटी चौराहा कटरा पर स्थित है। लखनऊ में मॉडर्न मैगजीन शॉप पर, जो कि कपूरथला में स्थित है। गोरखपुर में सरस्वती कंपटीशन बुक सेंटर पर। नंबर सबके यहाँ पर दिए गए हैं, आप चाहें तो पहले कॉल करके पता भी कर सकते हैं। जालौन में ऋषभ रोजगार केंद्र पर। दिल्ली में द बुक शॉप, जो कि भंडारी हाउस मुखर्जी नगर में स्थित है। आगरा में रावत कैरियर एकेडमी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने। पीलीभीत में सूरज बुक डिपो पर, जो कि रामा कॉलेज के पास में है। झांसी में परिहार रोजगार सूचना केंद्र पर, जो कि सूरी ऑटोमोबाइल के पास, जो जीवन साह चौराहा है वहाँ पर। उसके बाद बड़गांव झांसी में जो समग्र एकेडमी है हरि कृष्णा कुशवाहा के द्वारा जो चलाई जाती है, वहाँ पर भी आपको ये किताब मिल जाएगी। नंबर यहाँ पर दे रखा है। कानपुर में छत्रसाल बुक डिपो, जो कि अपेक्स एकेडमी बर्रा पर स्थित है। उसके बाद बरेली में गोयल बुक डिपो, जो कि कॉलेज रोड पर स्थित है। तो यहाँ पर यह सारणीबद्ध जीएस की किताब आपको मिल जाएगी। बाद बाकी अगर आप इन जगहों से नहीं हैं तो आप ये वाला नंबर नोट कर लीजिए। इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके भी पूरी जानकारी ले सकते हैं कि कैसे इस किताब को हम ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। ठीक है, नंबर है 8630246905। ठीक है, 6905। तो ये बात हो गई इस किताब के बारे में। और इस किताब को आप लोग अनिवार्य रूप से पढ़ें। आपको मैं एक जानकारी और दे दूं, अगर आप बहुत पहले से मेरे साथ जुड़े होंगे तो मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किए थे जब यूपीपीसीएस प्री हुआ था। इस किताब से 42+ क्वेश्चंस पूछे गए थे, इतनी पतली किताब से। अब आप समझिए कि ये कितनी उपयोगी साबित हो सकती है। उत्तर प्रदेश पीसीएस जैसी बड़ी परीक्षा में यहाँ से 42 प्रश्न मिले थे। और वहीं पर एमपी पीसीएस की बात की जाए तो वहाँ पर 32 प्रश्न इस किताब से सीधे सीधे देखने को मिले थे। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट किताब है आपकी तैयारी के लिए, आप इसको अनिवार्य रूप से पढ़ें और इसका लाभ उठाएं। चलिए अब हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष की इस चौथी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पर आ जाइए। तो अब देखिए, उत्तर प्रदेश में जो एनटीपीसी की गैसीय आधारित परियोजनाएं हैं, आपको भी पता होगा, बहुत सी विद्युत उत्पादन की परियोजनाएं होती हैं। जल विद्युत होती है, ताप विद्युत होती है, ठीक है, गैस से कुछ बिजली बनाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में जो गैसीय आधारित परियोजनाएं हैं एनटीपीसी की, वो है औरैया में, आंवला में और दादरी में। 3 जगह हैं, औरैया, आंवला और दादरी में एनटीपीसी की गैसीय आधारित परियोजनाएं स्थित हैं।
और औरैया के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए, मैं जो भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है मैं आपको तुरंत रिकॉल कराता हूं, ताकि आपके दिमाग के जो स्विच हैं वो खुल जाएं और आप तेजी से चीज़ों को अपने अंदर समाहित करें और याद रखने का प्रयत्न करें, क्योंकि ये चीज़ें पूछी जा चुकी हैं तो पूछे जाने की फिर से संभावना है। उसके बाद देखो, ओबरा जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है? वो है रिहंद नदी पर। और रिहंद नदी कहाँ पर है? सोनभद्र में। तो ओबरा जल विद्युत परियोजना सोनभद्र में रिहंद नदी पर स्थित है। और यह जो ओबरा जल विद्युत परियोजना है वो रूस के सहयोग से विकसित की गई है। ठीक है, किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। उसके बाद देखो, उत्तर प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का अगर सबसे महत्वपूर्ण स्रोत की हम बात करें तो वो है तापीय ऊर्जा। ठीक है, यानी कि ताप विद्युत केंद्र यहाँ पर मुख्यतः पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है झांसी में, और यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी में स्थित है। उसके बाद उत्तर प्रदेश वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1983 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना 1983 में हुई थी। उसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जो है वो है रिहंद, जो कि सोनभद्र में स्थित है। और उसके बाद है ओबरा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है वो कहां पर स्थित है? वो है ऊपरी गंगा नहर पर। और यह ऊपरी गंगा नहर कहां से निकाली गई है? नरौरा से, जो कि बुलंदशहर में स्थित है। ये आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था। उसके बाद देखो, उत्तर प्रदेश में खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1974 में। उत्तर प्रदेश में खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी 1974 में। अब देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? तो आपको पता होना चाहिए कि अभ्रक जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। बाद बाकी जो और खनिज हैं उनकी स्थिति को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से खनिज उत्तर प्रदेश के किस किस जिले में पाए जाते हैं। बाद बाकी तो उत्तर प्रदेश खनिजों के लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण स्थल नहीं है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि भारत में जितने भी खनिज हैं वो उत्तर प्रदेश के प्रायद्वीपीय पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे खनिज हैं थोड़े बहुत, उनको हम लोग देख लेते हैं जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चूना पत्थर की, तो ये कहाँ पर पाया जाता है? मिर्जापुर में और कजराहट में। ठीक है, कजराहट कहाँ पर है? सोनभद्र में। चूना पत्थर, मिर्जापुर, कजराहट। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिए कि उत्तर प्रदेश में खनिज बहुत ज़्यादा नहीं पाए जाते हों उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन खनिजों से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो थोड़े बहुत खनिज हैं उनके संदर्भ में आपको क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखने को मिलेगा, वो भी युग्म सुमेलन के संदर्भ में क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। आपको मिलान करने के लिए दे देगा कि कोयला, बॉक्साइट, डोलोमाइट ऐसे करके, और यहाँ पर लिख देगा स्थल, तो आपको मिलाना होगा। बाद बाकी सही या गलत युग्म में भी पूछ सकता है। तो चूना पत्थर की हम लोगों ने बात कर ली, जो कि मिर्जापुर और कजराहट जो कि सोनभद्र में स्थित है वहाँ पाया जाता है। उसके बाद कोयला की बात करें तो यह पाया जाता है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में सिंगरौली। और सिंगरौली कहाँ पर स्थित है? सोनभद्र में। और यहीं से उत्तर प्रदेश में कोयला की सर्वाधिक प्राप्ति होती है। उसके बाद बॉक्साइट की बात करें तो यह बांदा और चंदौली में पाया जाता है। डोलोमाइट की बात करें तो डोलोमाइट कहाँ पर पाया जाता है? मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा, चंदौली। ठीक है, अब आप एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो खनिज हैं वो मुख्यतः आप देखेंगे कि मिर्जापुर और सोनभद्र में ज़्यादा पाए जा रहे हैं। और मिर्जापुर और सोनभद्र आप देख ही रहे होंगे ये मध्य प्रदेश की तरफ स्थित है, इसीलिए यहाँ पर खनिज हैं, क्योंकि फिर वहाँ से प्रायद्वीपीय पठार थोड़ा सा स्टार्ट होने लगता है। बलुआ पत्थर, जिसे कि सैंड स्टोन के नाम से भी जाना जाता है, यह भी मिर्जापुर में स्थित है। उसके बाद कांच बालू, जिसे कि सिल्का सैंड बोलते हैं, यह प्रयागराज में पाई जाती है। और आपको ध्यान रखना है कि कांच बालू या फिर सिल्का सैंड के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बॉक्साइट के संदर्भ में भी
कोयला के संदर्भ में भी, ठीक है, चूना पत्थर के, डोलोमाइट, ये सारे ऐसी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं जिनसे कि सबसे क्वेश्चन बन चुके हैं। उसके बाद देखो जो पोटाश लवण है वो कानपुर, गाजीपुर, प्रयागराज और वाराणसी में पाया जाता है। जो यूरेनियम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक कीजिए, ये तो हर बार ही पूछ लिया जाता है कि यूरेनियम ललितपुर और तांबा भी ललितपुर में पाया जाता है। तो दोनों के संदर्भ में क्वेश्चन बन चुका है और यूरेनियम के संदर्भ में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। उसके बाद अब हम लोग एस्बेस्टस की बात करें तो यह मिर्जापुर और झांसी में पाया जाता है। संगमरमर जो है वो मिर्जापुर और सोनभद्र, सेल खड़ी वो झांसी और हमीरपुर, चाइना किले ये सोनभद्र। इसको आप टेबल को बहुत अच्छी तरीके से देखिए और इन चीज़ों को अच्छी तरीके से याद करिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। बाद बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर से कुछ फैक्ट्स। अच्छा, जो कत्था होता है पान में लगाने वाला वो किसके वृक्ष से बनता है? तो वो बनता है खैर के पेड़ से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप इसको प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं। बाद बाकी ये भी पूछा जा चुका है कि बीड़ियाँ किसके पत्ते से बनाई जाती हैं? तो वो तेंदू के पत्ते से। ठीक है, उसके बाद थोड़ा उत्तर प्रदेश परिवहन के बारे में देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? वो है NH2। और आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी कि NH2 पर लखनऊ नहीं पड़ता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 है और इस पर लखनऊ नहीं पड़ता है। और अब देखो GT रोड के संदर्भ में, GT रोड उत्तर प्रदेश के किन किन शहरों से गुजरती है? GT रोड मतलब ग्रांड ट्रंक रोड। इसको आपको पता ही होगा, जब आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे होंगे तब आपको पता चलेगा कि GT रोड को शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया था आगरा से लाहौर तक। उस टाइम पे इसे सड़क-ए-आजम और शेर शाह सूरी मार्ग कहते थे। बाद में एक ब्रिटिश जनरल थे ऑकलैंड, उन्होंने इस शेरशाह सूरी मार्ग को GT रोड नाम दिया था। तो ये वही GT रोड है। अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो मुगल सराय, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, कन्नौज, आगरा और गाजियाबाद। बाद बाकी आपको एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है कि यह जो GT रोड है यह अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन बहुत बार ऐसे ही पूछा जाता है जब भी किसी नेशनल हाईवे के संदर्भ में पूछेगा, ठीक है, या किसी भी बड़ी सड़क परियोजना के बारे में पूछेगा, तो इस तरीके से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि यह कहाँ से नहीं गुजरता है। तो यह जो GT रोड है वो अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। उसके बाद आप लोग ये तो याद ही कर लीजिए, मुगल सराय, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, कन्नौज, आगरा और गाजियाबाद से होकर यह GT रोड जाती है। अब देखो पर्यटन के लिए कुछ परिपथ बनाए गए थे। तो उत्तर प्रदेश में जो बौद्ध परिपथ है उसमें क्या क्या शामिल किया गया है? सारनाथ, कुशीनगर, कापलावस्तु, श्रावस्ती और संकिसा। ठीक है, ये 4-5 स्थल हैं जो कि बौद्ध परिपथ में शामिल किए गए हैं और ये गौतम बुद्ध से संबंधित हैं। आप देख ही रहे होंगे जब आप बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं तो बार बार इन स्थानों का जिक्र वहाँ पर होता है। सारनाथ, कुशीनगर, कपिलावस्तु, श्रावस्ती और संकिसा ये बौद्ध परिपथ में शामिल स्थान हैं। उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश का प्रथम एक्सप्रेस वे, ये सभी को पता होगा, ये है यमुना एक्सप्रेस वे। आप जब लोग दिल्ली जाते होंगे तो ये एक्सप्रेस वे आपको आगरा से और दिल्ली के मध्य में पड़ता है। उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो वो है NH7। और जो NH7 है वो वाराणसी से स्टार्ट होकर कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7। उसके बाद देखो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जो चल रही है, ठीक है, उसमें जो उत्तर दक्षिण और पूर्वी पश्चिमी गलियारे हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? वो मिलते हैं झांसी में। ठीक है, और ये आपको पता ही होगा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है और उसके बाद यह गुजरात के पोरबंदर से सिलीगुड़ी तक जाता है। ठीक है, या फिर असम के सिलचर तक जाता है।
आप लोग थोड़ा सा इसको चेक कर लेना, या तो ये पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी या फिर असम के सिलचर तक जाता है, और यह परियोजना जहां आपस में काटती है वह स्थान क्या है, वो है झांसी। ठीक है। उसके बाद देखो आगरा लखनऊ जो एक्सप्रेस वे है उसकी लंबाई कितनी है, ये भी पूछी गई थी। तो इसकी लंबाई है 302 किलोमीटर। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक करंट का मुद्दा भी है, काफ़ी अभी चर्चा में रहा था कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक एक्सप्रेस वे वाला राज्य बन गया है। ठीक है। अब देखते हैं, उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में 13 एक्सप्रेस वे हैं। ठीक है। और यह इतनी संख्या के साथ देश का प्रथम राज्य बन गया है। अब देखो ये जो 13 एक्सप्रेस वे हैं ये 3200 किलोमीटर में फैले हुए हैं, और ये जो 13 एक्सप्रेस वे हैं इनमें से 6 पर यातायात के साधन चल रहे हैं, बाकी 7 निर्माणाधीन है, यानी कि उन पर अभी निर्माण कार्य चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो एक्सप्रेस वे चल रहे हैं। एक तो यमुना एक्सप्रेस वे, ठीक है, 165 किलोमीटर लंबा है। फिर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे जो कि 25 किलोमीटर लंबा है। फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जो कि 302 किलोमीटर लंबा है। फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे जो कि 96 किलोमीटर लंबा है। फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो कि 341 किलोमीटर लंबा है। उसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो कि 296 किलोमीटर लंबा है। तो ये 6 संचालित एक्सप्रेस वे हैं जिन पर कि यातायात दौड़ रहा है। उसके बाद 7 निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे हैं, उनको हम लोग देखें तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे 91 किलोमीटर लंबा, गंगा एक्सप्रेस वे 594 किलोमीटर। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है, और जब निर्माण हो जाएगा तो ये इसको पीछे छोड़ देगा। ठीक है, किसको, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को। अभी अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे की, तो वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, और जब गंगा एक्सप्रेस वे बन जाएगा तब गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे हो जाएगा। उसके बाद देखो निर्माणाधीन में और आगे बढ़ें तो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे है जो कि 63 किलोमीटर लंबा है। उसके बाद गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेस वे है जो कि 380 किलोमीटर लंबा है। फिर गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे है जो कि 519 किलोमीटर का है। और फिर है दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेस वे जो कि 210 किलोमीटर लंबा है। और गाजीपुर बलिया माझी घाट एक्सप्रेस वे है जो कि 117 किलोमीटर लंबा है। इस तरीके से 13 एक्सप्रेस वे के साथ उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है सर्वाधिक एक्सप्रेस वे वाला। और इन 13 एक्सप्रेस वे में 6 ऐसे हैं जो कि संचालित हैं, बाद बाकी 7 ये निर्माणाधीन हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ प्रमुख एक्सप्रेस वे के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जो अभी सबसे लंबा है वो है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। इसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह कुल 341 किलोमीटर लंबा है, और यह लखनऊ से गाजीपुर तक जाता है। आपको गांव का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लखनऊ के पास चांदसराय गांव से स्टार्ट होकर गाजीपुर में हैदरिया गांव में जाकर समाप्त हो जाता है। और अगर हम इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की बात करें तो इस पर लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर स्थित हैं। इनको आप बहुत अच्छी तरीके से एक बार फिर पढ़िए, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर, क्योंकि फिर क्वेश्चन उसी तरीके से पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा स्थान या फिर जिला पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर स्थित नहीं है। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि यह कहाँ कहाँ से गुजर रहा है। बाद बाकी देखो एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से है कि इस एक्सप्रेस वे पर आपातकालीन स्थिति के लिए लड़ाकू विमानों की लैंडिंग या फिर टेक ऑफ की व्यवस्था भी की गई है। और यह व्यवस्था कहाँ की गई है, यह की गई है सुल्तानपुर में, जहां पर कि कुल 3.2 किलोमीटर लंबी एक हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है, जिससे कि क्या बोलते हैं कि आपातकालीन स्थिति में लड़ाकू विमान वहां से उतर सकते हैं या फिर वहां से टेक ऑफ ले सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं गंगा एक्सप्रेस वे की थोड़ी सी डिटेल में। ये अभी निर्माणाधीन है, लेकिन जब यह निर्मित हो जाएगा तो यह इसको पीछे करके उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे
बन जाएगा। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 549 किलोमीटर। ठीक है, और यह एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा। तो कहाँ से स्टार्ट होगा? मेरठ से, और कहाँ तक जाएगा? प्रयागराज तक। और इस गंगा एक्सप्रेसवे पर कुल 12 जिले पड़ेंगे। कौन कौन से? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। तो ये कुल 12 जिले गंगा एक्सप्रेसवे पर पड़ेंगे। आप इनको फिर से एक बार मेरे साथ रिवाइज कीजिए। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। बाद बाकी यहाँ पर एक चीज वही सेम की गई है कि आपातकालीन स्थिति के लिए यहाँ पर भी विमानों के लैंडिंग और टेक ऑफ की व्यवस्था की गई है। और कहाँ पर? शाहजहांपुर में। यहाँ पर कहाँ की गई थी? सुल्तानपुर में। कंफ्यूज नहीं होना है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में सुल्तानपुर पर और गंगा एक्सप्रेसवे में शाहजहांपुर के पास 3.5 किलोमीटर की एक हवाई पट्टी यानी कि एयर स्ट्रिप का निर्माण किया गया है। ठीक है, ताकि आपातकालीन स्थिति में विमान यहाँ पर उतर सकें और टेक ऑफ भी ले सकें। बाद बाकी ये तो वही फैक्ट है, गंगा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा। बाद बाकी इसको भी बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि मुझे पूरा ऐसा अनुभव और फिर उम्मीद है कि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जो जो राज्य की अचीवमेंट है उनसे क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है। चलिए फिर से कुछ परिवहन के संदर्भ में तथ्य हैं। तो यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा और आगरा के मध्य स्थित है। ये तो आपको सबको पता होगा। इसकी लंबाई 165 किलोमीटर है, ये हम लोग देख ही चुके हैं। और इसको ताज एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। ठीक है, यमुना एक्सप्रेसवे को ताज एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। बाद बाकी फिर से वही चीज़ मैंने आपको बता दी कि यह हाथरस से नहीं गुजरता है, क्योंकि बीच में एक ऐसा स्थान दे देता है जो इस एक्सप्रेसवे के पास ही होता है और फिर पूछ लेता है कि यह एक्सप्रेसवे या फिर सड़क यहाँ से गुजरती है या फिर नहीं। ठीक है, तो यमुना जो एक्सप्रेसवे है वो हाथरस से नहीं गुजरता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपने देख ही लिया, लखनऊ से गाजीपुर के मध्य स्थित है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ निम्न एसी बस सेवा कौन सी है? जनरथ। ठीक है, जनरथ आपने देखा ही होगा, जब आप बस स्टैंड पर जाते होंगे या फिर बस अड्डे पर जाते होंगे तब आप देखते होंगे एक एसी बस होती है जिस पर कि बड़ा बड़ा जनरथ लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो वो यही जनरथ है, आपको ध्यान रखना है। और ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना के तहत स्टार्ट की गई थी। उसके बाद देखें कि देश में कुल सड़क नेटवर्क की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो है दूसरा। ठीक है, भारत में कुल सड़क नेटवर्क की दृष्टि से उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है और पहले पर आता है कौन? महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद देखो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, ये तो अब नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी आप याद रख लीजिए, गोरखपुर था पहले, लेकिन अब जो ये है इसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये है कर्नाटक का हुबली। ठीक है, पहले कौन था? गोरखपुर। भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा कहाँ से स्टार्ट की गई थी? 1911 में इलाहाबाद से नैनी तक। ठीक है, 1911 में। उसके बाद देखो देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो वो है राष्ट्रीय जलमार्ग 1, जो कि इलाहाबाद से हल्दिया यानी कि प्रयागराज से हल्दिया के मध्य स्थित है। हल्दिया कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो यह देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है, प्रयागराज से हल्दिया के मध्य, और इसे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 घोषित किया गया है। उसके बाद देखो परिवहन में आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों पर थोड़ी सी नज़र डालें तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, जिसे कि अमौसी एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, यह कहाँ पर है? लखनऊ में। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, जिसे कि बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है, वो है वाराणसी में। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर, बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज, खेरिया हवाई अड्डा आगरा, हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद। ठीक है, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर? गौतम बुद्ध में, और यह निर्माणाधीन है। ठीक है, ये अभी पूरी तरीके से निर्मित नहीं है, ना ही यहाँ पर विमानों का संचालन किया जा रहा है, अभी ये निर्माणाधीन है। उसके बाद कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में है।
सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहारनपुर में, फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली, और देखो एक अयोध्या में भी हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है जिसका नाम अभी घोषित किया गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरठ में, यह भी निर्माणाधीन है। तो अभी अगर हम देखें तो कुल 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में संचालित है। कौन कौन? चौधरी चरण सिंह लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर। उसके बाद 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माणाधीन है जो कि हैं जेवर, ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और उसके बाद अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरठ। तो ये 3 निर्माणाधीन है और 3 ऑलरेडी संचालित हैं, और बाद बाकी ये जो है चकेरी, बमरौली, खेरिया, हिंडन, सरसावा, ठीक है, ये भी शायद यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, ठीक है, ये शायद गलत लिखा हुआ है। तो सरसावा, फुर्सतगंज, ठीक है, ये सारे डोमेस्टिक यानी कि घरेलू हवाई अड्डे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में ये तो करंट की कुछ खबर हो गई कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने को मंजूरी दी है, और यह चौथा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा। चौथा कैसे? मतलब 3 तो चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले ही क्या बोलते हैं उसका निर्माण, ये देखिए इसका निर्माण किया गया था जेवर अंतर्राष्ट्रीय, मतलब निर्माणाधीन है लेकिन ये बनकर तैयार हो गया, तो इसको चौथा घोषित कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर रनवे जो है वो 3.2 किलोमीटर लंबा है और 45 मीटर चौड़ा है, और इसको ध्यान रखना है कि ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा रनवे है। तो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा रनवे है। बाद बाकी देखो उत्तर प्रदेश में अगर मेट्रो रेल की बात करें तो आपको पहले तो यही पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक शहरों में मेट्रो चलाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में देखो नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर में मेट्रो ऑलरेडी चल रही है। बाद बाकी हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की और उत्तर प्रदेश के किन किन शहरों में मेट्रो चलाने की योजना है। तो वो है मेरठ में, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज, यानी कि ये 5 ऐसे शहर हैं जहां पर कि मेट्रो का निर्माण चल रहा है या फिर चलाए जाने की मतलब परियोजना वहां पर लागू होगी। तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शहरों में मेट्रो चलती है पूरे भारत में। उसके बाद कुल 4 शहर हैं, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर में मेट्रो ऑलरेडी चल रही है। बाद बाकी मेरठ, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज में मेट्रो रेल परियोजना का कार्य भी चल रहा है। तो इस तरीके से ये उत्तर प्रदेश विशेष की आपकी जो चौथी क्लास थी वो भी खत्म हो गई। तो फिर ठीक है, मिलते हैं 5वीं क्लास में। तब तक आप लगातार लगे रहिए और चीज़ों को मेरे साथ साथ कवर करते चलिए, बाद के लिए कुछ मत छोड़िए। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।